हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। आपका डॉक्टर रंजीत सिंह के इस ऑडियो प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक कहानी सुनाऊंगा जो अमेरिकन नॉवेल द ग्रेप्स ऑफ राथ की है। इस नॉवेल को लिखा है जॉन स्टीनबैक ने और ये जॉन स्टीनबैक का एक रियलिस्टिक यथार्थवादी उपन्यास है। ये शीर्षक उनकी पत्नी कैरोल स्टीनबैक ने सजेस्ट किया था। ये शीर्षक द बैटल हिम ऑफ द रिपब्लिक गीत की पंक्तियों से लिया गया है। इसमें ग्रेप्स ऑफ राथ का मतलब है अत्याचार के खिलाफ न्याय और लोगों का गुस्सा। ये उपन्यास 1939 में प्रकाशित हुआ था। इसने नेशनल बुक अवार्ड और पुलित्जर प्राइज जीते। स्टीनबैक को आंशिक रूप से इसी किताब के कारण नोबेल पुरस्कार 1962 में मिला। कहानी जोड परिवार के बारे में है जो ओक्लाहोमा के गरीब किसान हैं। ओक्लाहोमा अमेरिका के दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र का एक राज्य है। वे सूखे डस्ट बाउल जहां धूल भरी आंधियां चलती हैं, बैंकों और आर्थिक समस्याओं के कारण अपनी जमीन खो देते हैं। ये परिवार बेहतर जीवन, नौकरी और जमीन की तलाश में कैलिफोर्निया की ओर जाता है। इस किताब में महामंदी के दौरान प्रवासियों की कठिनाइयों को दिखाया गया है। महामंदी 1929 से 1939 तक की एक गंभीर वैश्विक आर्थिक मंदी थी। इस दौरान बेरोजगारी और गरीबी बहुत बढ़ गई थी। उद्योगों का उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत घट गया था। दुनिया भर में बैंक और व्यवसाय अक्सर बंद हो गए थे। मैं कहानी के इस उपन्यास के मुख्य पात्रों से आपको मिलवाता हूं। टॉम जोड। टॉम जोड कहानी का मुख्य पात्र है। वह जोड परिवार का दूसरा बेटा है और उसका नाम अपने पिता के नाम पर रखा गया है। वह यंग है, मजबूत और साहसी है। जब उसके पिता हालात से नहीं निपट पाते तब वह परिवार की जिम्मेदारी संभालता है। कहानी के साथ साथ वह सिर्फ अपने बारे में सोचने से आगे बढ़कर सभी मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ने लगता है। दूसरा कैरेक्टर है माँ जोड। माँ जोड परिवार की माँ और उसका दिल है। वह समझदार, मजबूत और प्यार करने वाली है। यात्रा के दौरान वह पूरे परिवार को एकजुट रखती है। जब पा जोड कमजोर पड़ने लगते हैं तब माँ का नेतृत्व और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला कैरेक्टर है पा जोड। पा जोड परिवार के पिता हैं जिनका नाम भी टॉम है और उनकी उम्र लगभग 50 साल है। वे मेहनती और दयालु हैं, लेकिन खेत छिन जाने के बाद उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। जब वे परिवार का पालन नहीं कर पाते तब वे माँ जोड को जिम्मेदारी सौंप देते हैं। अगला कैरेक्टर है अंकल जॉन। अंकल जॉन पा जोड के बड़े भाई हैं जिनकी उम्र लगभग 50 से 60 साल के बीच है। वे अपनी पत्नी की मौत के अपराध बोध से परेशान रहते हैं। कभी कभी शराब पीते हैं और गलत आदतों में पैसा खर्च करते हैं, लेकिन दिल से उदार है। अगला कैरेक्टर है जिम केसी। जिम केसी एक पूर्व पादरी हैं जिन्होंने अपना धार्मिक विश्वास खो दिया है। वे गहराई से सोचने वाले और लोगों की परवाह करने वाले व्यक्ति हैं। वे मजदूर आंदोलन के नेता बनते हैं और मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ते हुए मारे जाते हैं। उन्हें जीसस क्राइस्ट जैसा पात्र माना जाता है और वे टॉम को प्रेरित करते हैं। जोड परिवार में कई बच्चे हैं, उनसे मिलवाता हूं मैं आपको। अल जोड। अल जोड तीसरा छोटा बेटा है जिसकी उम्र लगभग 16 साल है। उसे कारें और लड़कियां बहुत पसंद हैं। वह टॉम को आदर्श मानता है, लेकिन धीरे धीरे खुद भी स्वतंत्र बनता है। परिवार का अगला बेटा है रोज ऑफ शेरोन, जोड रिवर्स। रोज ऑफ शेरोन परिवार की सबसे बड़ी बेटी है जिसकी उम्र 18 साल है। शुरुआत में वह सपने देखने वाली और भोली भाली होती है। कहानी की शुरुआत में वह गर्भवती होती है। बाद में वह समझदार और दयालु बन जाती है। उसका बच्चा मृत पैदा होता है,
लेकिन वह एक भूखे आदमी को दूध पिलाकर निस्वार्थता दिखाती है और अपनी दया की भावना का प्रदर्शन करती है। कॉनी रिवर्स। कॉनी रोज ऑफ सैरॉन के पति हैं और उनकी उम्र 19 साल है। वह नासमझ और अपरिपक्व है। कैलिफोर्निया पहुंचने के बाद वह रोज और परिवार को छोड़ देता है। अगला कैरेक्टर है नोआ जोड। नोआ जोड परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। वह शांत और थोड़ा अलग स्वभाव का है। कैलिफोर्निया के नीडल्स के पास वह परिवार छोड़कर नदी के किनारे रहने लगता है। जंग के समय घायल होने के कारण उसे सीखने में दिक्कतें आती हैं। ग्रैंपा जोड। ग्रैंपा जोड टॉम के दादा हैं। वे जिद्दी हैं और ओक्लाहोमा से बहुत प्यार करते हैं। वे खेत छोड़ना नहीं चाहते। पश्चिम की यात्रा की पहली ही रात उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला कैरेक्टर है ग्रैंडमा जोड। ग्रैंडमा ग्रैंपा की पत्नी है और बहुत धार्मिक महिला है। ग्रैंपा की मौत के बाद जीने की इच्छा खो देती हैं। मोजावे रेगिस्तान पार करते समय उनकी मृत्यु हो जाती है। परिवार का अगला कैरेक्टर है रूथी जोड। रूथी परिवार की सबसे छोटी बेटी है। उसकी उम्र मात्र 12 साल है। वह बचकानी और लापरवाह है। गलती से अंत में वह बता देती है कि टॉम कहाँ छिपा हुआ है। विनफील्ड जोड। विनफील्ड जोड घर का सबसे छोटा बेटा है। उसकी उम्र मात्र 10 साल है। वह चंचल, मासूम और शरारती है। इस उपन्यास में कुछ अन्य पात्र भी हैं जिनसे मैं आपको मिलाता हूं। जिम रॉली। जिम रॉली कैंप के मैनेजर हैं। वे निष्पक्ष हैं और जोड परिवार की मदद करते हैं। म्यूली ग्रेव्स। म्यूली ग्रेव्स ओक्लाहोमा में जोड परिवार के पड़ोसी हैं। वे अपनी जमीन छोड़ने से मना कर देते हैं और कुछ जोड परिवार के कुत्तों की देखभाल करते हैं। आईबी और सैरी विल्सन। आईबी और सैरी विल्सन कंसास के प्रवासी दंपत्ति हैं। वे कैलिफोर्निया की सीमा तक जोड परिवार के साथ यात्रा करते हैं। मिस्टर एंड मिसेस वैन राइट। मिस्टर एंड मिसेस वैन राइट कैलिफोर्निया में मजदूर हैं। वे खासकर बच्चे के जन्म के समय मां जोड की मदद करते हैं। एगी वेन राइट। एगी वेन राइट, मिस्टर एगी वेन राइट और मिसेस एगी वेन राइट, इनकी 16 साल की बेटी है एगी वेन राइट। कहानी के अंत में उसकी शादी अल जोड से तय हो जाती है। फ्लॉयड नोएल्स। फ्लॉयड नोएल्स हूरविल कैंप में रहने वाले एक प्रवासी व्यक्ति हैं। वे टॉम और केसी को मजदूर यूनियन से जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके कार्यों के कारण जिम केसी को जेल जाना पड़ता है। ये इस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं। ये उपन्यास की कहानी 30 चैप्टर्स में बटी हुई है। चैप्टर 1। ओक्लाहोमा में लंबी गर्मियों की सूखा ने मक्का के खेतों को बर्बाद कर दिया है, जिससे जमीन सूखी और निर्जीव हो गई है। हवा में घने धूल के बादल है और किसान अपनी नाक और मुंह रुमाल से ढककर खुद को बचाते हैं। रात में ये धूल तारों को छिपा देती है और घरों की दरारों में घुस जाती है। दिन में किसानों के पास बस मरते हुए फसलों को घूरते रहने के अलावा कुछ नहीं है और वे सोचते रहते हैं कि उनके परिवार कैसे जीवित रहेंगे। उनकी पत्नी और बच्चे उन्हें ध्यान से देखते हैं। डरते हैं कि अगर पुरुष हिम्मत हार गए तो परिवार गरीबी में फंस सकता है। सब समझते हैं कि जब तक पुरुष मजबूत और हिम्मत वाले हैं, कोई मुश्किल उन्हें तोड़ नहीं सकती। परिवार की सुरक्षा और उम्मीद उनके साहस पर निर्भर करती है। ये अध्याय दिखाता है कि सूखा और धूल सिर्फ फसलों को ही नहीं, बल्कि परिवार की आशा, सुरक्षा और जीवन को भी खतरे में डालते हैं। चैप्टर 2। अध्याय 2 में टॉम जोड को मैकेलिस्टर जेल से रिहा किया जाता है, जहां उसने हत्या के आरोप में 4 साल जेल में बिताए थे।
वह एक सस्ता नया सूट पहन लेता है और सड़क किनारे रेस्टोरेंट पर एक ट्रक ड्राइवर से सवारी लेता है। ट्रक पर नो राइडर्स का बोर्ड लगा होता है, लेकिन टॉम ड्राइवर से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि वह अच्छा आदमी बने और उसे सवारी दे दे। रास्ते में टॉम बताता है कि वह अपने पिता के खेत वापस जा रहा है। ड्राइवर हैरान है कि जॉर्ज को ट्रैक्टर्स जो खेतों को नष्ट करने आते हैं उन्होंने खेतों से क्यों नहीं निकाला है, यानी बड़े ट्रैक्टर से जो गरीब किसानों को बाहर करने के लिए मालिक और बैंक भेजते हैं, उन्होंने इसको खेतों से अभी तक क्यों नहीं निकाला है। ड्राइवर बताता है कि बहुत सारे परिवार के खेत पहले ही खो गए हैं। टॉम स्वीकार करता है कि वह हाल ही में जेल से आया है, लेकिन ड्राइवर कहता है इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉम हंसता है, सोचता है कि अब उसके पास हर जगह कहानी सुनाने को है। ट्रक जोड़ परिवार के खेत जाने वाले रास्ते पर रुकता है और टॉम उतरकर अपने घर की ओर बढ़ जाता है। चैप्टर 3। गर्मियों की धूप में एक कछुआ धीरे धीरे गर्म सड़क पार कर रहा है। एक महिला अपनी कार मोड़कर उसे बचाती है, लेकिन एक युवक अपना ट्रक सीधे कछुए की तरफ चला देता है, जिससे कछुए का ऊपर का खोल छिल जाता है। वह पीठ के बल गिर जाता है। कछुआ अपने पैरों को हिलाते हुए संघर्ष करता है, लेकिन अंत में वह सीधा हो जाता है और सड़क पार करता है। ये दिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद कछुए की मेहनत और धैर्य कभी कम नहीं होता। चैप्टर 4। इस अध्याय में टॉम उस कछुए को उठाता है जिसे उसने सड़क पार करते देखा था। रास्ते में वह जिम केसी से मिलता है, जो उसके परिवार का पूर्व पादरी है। केसी बताता है कि उसने धर्मोपदेश देना छोड़ दिया क्योंकि वह पाप और पवित्रता के पुराने विचारों पर सवाल उठाने लगा। वह स्वीकार करता है कि उसने महिलाओं के साथ संबंध बनाए हैं और मानता है कि सभी लोग एक बड़ी आत्मा का हिस्सा हैं। टॉम केसी को बताता है कि उसने शराब के नशे में एक आदमी को मार दिया था। दोनों मिलकर जोट परिवार के खेत की ओर चलते हैं, लेकिन पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि खेत खाली और वीरान है। यह अध्याय केसी की दर्शन और सोच को दर्शाता है, जो बाद में टॉम को गहराई से प्रभावित करती है और ओक्लाहोमा के बेघर किसानों की मुश्किल जिंदगी को भी दिखाता है। चैप्टर 5। जमीन मालिक और बैंक किसान को उनके किराए की जमीन से निकाल देते हैं, क्योंकि किराए पर खेती करना पर्याप्त पैसा नहीं कमा रहा होता है। कुछ मालिक कठोर होते हैं, कुछ अच्छे, लेकिन सभी एक ही बात कहते हैं, चले जाओ। किसान विरोध करते हैं, लेकिन मालिक उन्हें काम के लिए कैलिफोर्निया जाने को कहते हैं। ट्रैक्टर जमीन जोतने आते हैं, फसलें और कभी कभी घर भी नष्ट कर देते हैं। कभी कभी पड़ोसी ट्रैक्टर चलाते हैं। कुछ डॉलर के लिए ये काम करते हैं, क्योंकि उनके परिवार भी भूखे हैं। किसान गुस्से में और असहाय महसूस करते हैं। वे लड़ना चाहते हैं, लेकिन बैंक बहुत दूर हैं, वहां का रास्ता उन्हें पता नहीं है। बैंक वाले अजनबी हैं, इसलिए सीधे उनका सामना करना असंभव है। ये कठिनाई और अन्याय की कहानी है। चैप्टर 6। टॉम और कैसी जोड की फार्म पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि ज्यादातर जगह वैसे ही है, लेकिन घर का कुछ हिस्सा टूट चुका है। औजार और सामान अभी भी वहीं हैं, जिससे पता चलता है कि पड़ोसी भी चले गए हैं। वे मूली ग्रेव्स से मिलते हैं, जो बताते हैं कि जोड परिवार अंकल जॉन के पास रहने गया है और अब कैलिफोर्निया जाने के लिए कार खरीदने के लिए कपास तोड़ रहा है। एक बड़ी कंपनी ने जमीन खरीद ली और पैसे बचाने के लिए सबको बाहर निकाल दिया। मूली वहीं रह गए, जिसे केसी नापसंद करती है। वे मूली द्वारा पकाए गए खरगोश खाते हैं। जब एक पुलिस कार गुजरती है तो वे छिप जाते हैं। गिरफ्तारी के डर से टॉम बाहर सोता है, लेकिन कैसी नहीं सो पाती है। जो कुछ भी उन्होंने जाना, उससे टॉम परेशान होता है।
चैप्टर 7। इस अध्याय में एक बेईमान सेकंड हैंड कार के सेल्समैन के रूप में कहानी सुनाने वाला बोलता है, जो अपने कर्मचारियों को गरीब किसानों को धोखा देने के तरीके सिखाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग पश्चिम की ओर जा रहे हैं, इसलिए कारों की मांग बहुत बढ़ गई है। सेल्समैन टूटी फूटी कारें बेचते हैं, इंजन की समस्याओं को लकड़ी की सॉडस्ट से छुपाते हैं और अच्छी बैटरी की जगह खराब बैटरी लगा देते हैं। मजबूर किसान इन चालों को समझ नहीं पाते हैं और ज़्यादा पैसा देते हैं, और सेल्समैन उनके दुख से लाभ उठाते हैं। चैप्टर 8। जब वे अंकल जॉन के पास जाते हैं तो टॉम अपने अंकल के बारे में बताता है, जिन्होंने अपनी पत्नी की बीमारी को नज़रअंदाज करने के बाद उसे खो दिया और अब अपनी उदारता से इसे सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को सांत्वना नहीं दे पाते। अंकल जॉन के घर टॉम फिर से अपने परिवार से मिलता है। पापा और मम्मी जोड उसे पहले नहीं पहचान पाते और सोचते हैं कि वह जेल से भागा है। टॉम उन्हें आश्वस्त करता है कि वह बदल गया है। वह ग्रैंपा और ग्रैंडमा और अपने धीरे धीरे समझने वाले भाई नोआ से भी मिलता है। नाश्ते पर ग्रैंडमा चाहती हैं कि कैसी प्रार्थना करे। वह मानवता को पवित्र बताकर प्रार्थना समाप्त करता है और आमीन कहता है। पापा टॉम को परिवार का ट्रक दिखाते हैं और टॉम अपने भाई बहनों की जिंदगी, शादी और बच्चों के बारे में जानता है, क्योंकि वह जेल से आया है। बहुत दिनों से उसे परिवार की कोई जानकारी नहीं है। चैप्टर 9। इस अध्याय में जोड परिवार से हटकर कहानी आम किराएदार किसानों की तरफ चली जाती है। किसान कैलिफोर्निया जाने की तैयारी करते हैं और अपने घर और सामान के बारे में उदास होकर सोचते हैं। पैसे पाने के लिए, और क्योंकि वे सब कुछ नहीं ले जा सकते, उन्हें अपनी अधिकांश चीजें बेचनी पड़ती हैं। दलाल उनका फायदा उठाते हैं और बहुत कम पैसा देते हैं। किसान थोड़ा पैसा लेकर घर लौटते हैं और उनकी पत्नियां उदास होकर उन वस्तुओं को छोड़ देती हैं जिनसे उनकी यादें जुड़ी होती हैं, ये जानते हुए कि सब कुछ बेचना या पीछे छोड़ना ही होगा, सब साथ में नहीं ले जाया जा सकता। चैप्टर 10। टॉम और मम्मी जोड कैलिफोर्निया के बारे में बात करते हैं। मम्मी चिंतित है, लेकिन आशा करती हैं कि जो काम का प्रचार किया गया है वह सच होगा, हमें वहां काम मिलेगा। जबकि ग्रैंपा वहां अंगूर खाने का सपना देखते हैं। पापा जोड परिवार से निराश लौटते हैं। परिवार की चीजें बेचकर सिर्फ $18 ही कमा पाते हैं। परिवार की एक बैठक होती है और यह तय होता है कि कैसी उनके साथ जाएगा। वे पैकिंग शुरू कर देते हैं और कैसी मम्मी की मदद करता है, मांस में नमक डालने में, यह समझाते हुए कि व्यवहारिकता पारंपरिक भूमिकाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है। रोज ऑफ सैरन, जो घर की बेटी है, और कॉनी भी मीटिंग में शामिल होते हैं। परिवार ट्रक पर चढ़ जाता है। ग्रैंपा जाने से इनकार कर देते हैं। वह चाहते हैं कि वह जमीन पर ही रहें और अपनी जीविका चलाएं, लेकिन परिवार उन्हें चुपचाप एक नशीली दवा देकर अपने साथ ले जाता है और लंबी पश्चिम की यात्रा शुरू हो जाती है। चैप्टर 11। जब किसानों को उनकी जमीन से निकाल दिया जाता है तो वह खाली हो जाती है। भले ही कारपोरेट कर्मचारी वहां खेती करते हैं, उन्हें असली जुड़ाव या कौशल नहीं होता है। वे आते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं और चले जाते हैं, काम को जीवन से अलग कर देते हैं। इससे लोगों का जमीन और अपने काम के प्रति सम्मान और विस्मय खत्म हो जाता है। किसानों का गहरा ज्ञान और मिट्टी से उनका संबंध गायब हो जाता है। इसी बीच छोड़े गए घर धीरे धीरे टूटते हैं, जानवरों, धूल और हवा से भर जाते हैं, ये दिखाते हुए कि जब लोग अपने काम से अलग हो जाते हैं तो जमीन और इंसानी जीवन दोनों परेशान हो जाता है। चैप्टर 12। कई किसान हाईवे 66
से कैलिफोर्निया की ओर जाते हैं। कहानी सुनाने वाला किसानों की अपनी कारों और यात्रा के खतरों की चिंता बताते हैं। रास्ते में सेल्समैन उन्हें धोखा देने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग उन्हें विरोध भी करते हैं। कहते हैं कि जमीन सबको सहन नहीं कर सकती। इन मुश्किलों के बावजूद आशा के पल भी आते हैं, जैसे एक परिवार जो सिर्फ ट्रेलर के साथ फंसा होता है और मदद का इंतजार करता है। अंत में यात्री जो कैलिफोर्निया में पहुंचते हैं ये दिखाते हैं कि जीवन कठोर और अचानक खूबसूरत दोनों हो सकता है और कठिनाइयों के बीच भी उनकी आस्था बनी रहती है। चैप्टर 13। एल जोड। सावधानी से जोड परिवार का ट्रक रूट 66 पर चलता है और किसी भी परेशानी के लिए चौकस रहता है। वह मम्मी से पूछता है कि क्या उन्हें डर है कि कैलिफोर्निया उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा, उन्हें वहां काम नहीं मिलेगा। वह कहती हैं कि वह केवल वास्तविकता से निपट सकती हैं। एक सर्विस स्टेशन पर एल जोड का एक अटेंडेंट से बहस हो जाती है, जो सोचता है कि वे पेट्रोल के पैसे नहीं दे सकते। आराम करते समय उनका कुत्ता कार की चपेट में आ जाता है। वह अपने 2 कुत्ते पड़ोसियों के पास छोड़कर आए थे और एक कुत्ता अपने साथ लेकर आए थे। और रोज अब सैरोन अपने बच्चे की चिंता करती हैं क्योंकि वह प्रेग्नेंट है। ओक्लाहोमा सिटी से गुजरते समय बच्चे दृश्यों को देखकर डरते भी हैं और हंसते भी हैं। रात के लिए कैंपिंग करते समय परिवार की मुलाकात विल्सन परिवार से होती है। पहले से बीमार ग्रैंपा को स्ट्रोक आ जाता है। उनकी मौत हो जाती है। जोड परिवार उन्हें दफना देता है और कैलिफोर्निया पहुंचने के लिए विल्सन परिवार के साथ मिलकर यात्रा जारी रखता है। चैप्टर 14। पश्चिम में लोग ओक्लाहोमा और मिडवेस्ट के संकट को नहीं समझते। जो कुछ शुरू में कुछ प्रवासी परिवारों के रूप में था, वह अब बाढ़ जैसा फैल गया है। लोग सड़कों और नालों के किनारे शिविर लगा रहे हैं। स्थानीय लोग डर और असहज महसूस करते हैं। उन्हें चिंता है कि ये गरीब बेघर किसान एकजुट हो सकते हैं। उन्हें डर है कि अगर कमजोर लोग मिल गए तो वे इतने मजबूत हो सकते हैं कि सिस्टम को चुनौती दें या फिर यहां पर विद्रोह शुरू कर दें। चैप्टर 15। एक वेट्रेस नाम की मे और एक कुक नाम का अल रूट 66 पर एक कॉफी शॉप में काम करते हैं। मे कई कारों को गुजरते हुए देखती रहती है और उम्मीद करती है कि ट्रक ड्राइवर रुकेंगे, क्योंकि वे सबसे बड़े टिप्स छोड़ते हैं। एक दिन 2 ट्रक ड्राइवर जिनसे मे की दोस्ती है पाई खाने के लिए आते हैं। वे पश्चिम की ओर माइग्रेशन के बारे में बात करते हैं और मे बताती है कि किसानों के चोर होने की अफवाह है। तभी एक फटेहाल आदमी और उसके 2 बच्चे आते हैं और पूछते हैं कि क्या वे 10 सेंट्स में रोटी खरीद सकते हैं। मे उन्हें टाल देती है। वह आदमी को याद दिलाती है कि वह किराने की दुकान नहीं चला रही है और अगर वह रोटी बेच भी दे तो उसे 15 सेंट लेना पड़ेगा। काउंटर के पीछे से अल मे से कहता है कि आदमी को कुछ रोटी दे और अंत में मे नरम पड़ जाती है। फिर वह देखती है कि दोनों बच्चे कुछ कैंडी की ओर लालच भरी नजरों से देख रहे हैं, तो वह उनके पिता को 2 टुकड़े कैंडी 1 सेंट में बेच देती है। इस दृश्य को देखकर ट्रक ड्राइवर मे को एक बड़ा टिप छोड़कर चले जाते हैं। चैप्टर 16। जोड और विल्सन परिवार 2 दिन तक साथ में यात्रा करते हैं। तीसरे दिन वे एक नई दिनचर्या में लग जाते हैं और उनकी सड़क ही घर बन जाती है। रोज अब सैरोन, जो घर की बेटी है जोड परिवार की, कहती है कि जब वो कैलिफोर्निया पहुंचेंगे तो वह और कॉनी शहर में रहेंगे, ताकि कॉनी रात में पढ़ाई कर सके और खुद अपना स्टोर चला सके। यह बात माँ जोड को परेशान करती है, क्योंकि वह परिवार को अलग होने का विचार पसंद नहीं करती।
विल्सन की कार फिर से खराब हो जाती है। टॉम और कैसी उसे ठीक करने का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन माँ कहती है कि बिना उनके परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए पूरा समूह इंतजार करता है और अल व टॉम शहर जाकर पार्ट्स ढूंढ कर लाते हैं। वे जरूरी पार्ट्स ढूंढ लेते हैं और वहां के एक कट्टर एक आंख वाले कर्मचारी से बात करते हैं। वह आदमी अपने काम की अन्यायपूर्ण स्थिति पर रोता है। टॉम उसे संभलने के लिए कहता है। रात को भीड़ भाड़ वाले कैंप में पापा जोड एक आदमी से कहते हैं कि वह कैलिफोर्निया में काम की तलाश में जा रहे हैं। वह आदमी हंसता है और कहता है कि कैलिफोर्निया में कोई काम नहीं है। वह बताता है कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों को वहां ले जाकर भूख से मरते देखा है। यह बात पापा को चिंतित करती है, लेकिन कैसी कहता है कि जोड परिवार का अनुभव अलग हो सकता है। चैप्टर 17। सड़क पर यात्रा करते हुए और कैंप लगाते हुए प्रवासी किसान छोटे छोटे समुदाय बना लेते हैं। 20 परिवार एक परिवार बन जाते हैं। ये समुदाय अपने नियम और अनुशासन खुद तय करते हैं। किसानों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वे अब किसान नहीं बल्कि प्रवासी लोग बन जाते हैं। चैप्टर 18। न्यू मैक्सिको की पहाड़ियां और एरिजोना का रेगिस्तान पार करने के बाद जोड और विल्सन परिवार कैलिफोर्निया पहुंचते हैं, लेकिन उनके सामने अब भी एक बड़ी बाधा है, रेगिस्तान और उनकी उम्मीदों वाली हरी भरी घाटियां। पुरुष नदी पर स्नान करने जाते हैं और वहां एक पिता और पुत्र से मिलते हैं जो कैलिफोर्निया में काम नहीं पा सके और लौट रहे हैं। वे जोड परिवार को चेतावनी देते हैं कि वहां लोग उन्हें ओकीज कहकर ताना देंगे और रेंच मालिक जमीन और संसाधनों की बर्बादी करेंगे। फिर भी जोड परिवार यात्रा जारी रखने का फैसला करता है। नुआ जो घर का बेटा है नदी के पास रहना चाहता है और परिवार से अलग हो जाता है। वह कहता है कि उसकी गैर मौजूदगी परिवार को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। टॉम उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता है। ग्रैंड मां की सेहत गिर चुकी है। वह गद्दे पर बीमार और भ्रमित लेटी हुई रहती हैं। एक बड़ी महिला प्रार्थना करने आती है, लेकिन मां उसे भेज देती है। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और मां को बताती है कि उन्हें आगे बढ़ना होगा। टॉम रिपोर्ट करता है कि नुआ भाग गया है। मां दुखी होती है कि परिवार टूट रहा है। जोड परिवार को विल्सन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। रात में पुलिस रूटीन निरीक्षण के लिए ट्रक रोकती है। मां पुलिस से ग्रैंड मां के इलाज की मांग करती है। जब वे घाटी में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ग्रैंड मां निरीक्षण से पहले ही मर चुकी थी। मां रात भर उनके शरीर के पास ट्रक में रहती है। चैप्टर 19। कहानी में बताया गया है कि कैलिफोर्निया पहले मैक्सिको का हिस्सा था, लेकिन भूखे अमेरिकी लोग आए और इसे अपने आप का बना लिया। इन लोगों की संतानें आज के अमीर किसान हैं जो अपने खेत की सुरक्षा के लिए गार्ड रखते हैं और मजदूरों को बहुत कम वेतन देते हैं। वे ओकीज का अर्थ है ओक्लाहोमा के गरीब लोग के आने से परेशान हैं, क्योंकि भूखे और गरीब लोग उनकी संपत्ति के लिए खतरा हैं। ओकीज केवल उचित मजदूरी और भूख से सुरक्षा चाहते हैं। वे मजदूर कैंप में रहते हुए काम ढूंढते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति खेत में गुप्त बगीचा लगाता है, लेकिन डिप्टी उसे ढूंढकर नष्ट कर देते हैं। चैप्टर 20। ग्रैंड मां की प्रॉपर दफन के लिए पैसे नहीं होने के कारण मां और पापा जोड उनका शव कोरोनर ऑफिस में छोड़ देते हैं। फिर वे परिवार के पास हूरविल नामक भीड़ भाड़ वाले गंदे कैंप में लौटते हैं और जहां भूखे लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। एक युवक
फ्लॉयड नोलिस टॉम को बताता है कि पुलिस से बचने के लिए बुल सिंपल बनना होगा, यानी अजीब और बेतरतीब बातें बोलकर पुलिस को यह दिखाना होगा कि उन लोगों से यहां कोई खतरा नहीं है। फ्लॉयड कहता है कि कोई काम नहीं है। टॉम सोचता है कि लोग मालिकों के खिलाफ क्यों नहीं संगठित हो जाते हैं, लेकिन फ्लॉयड कहता है कि ऐसा करने वालों को रेड कहकर पुलिस उठा ले जाती है। कैंप में कॉन्ट्रैक्टर नए मजदूर लेने आता है। नोलिस जब मजदूरों के लिए ठेका और तय वेतन मांगता है तो पुलिस डिप्टी बुला लेती है और नोलिस को झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लेता है। एक झड़प होती है और आखिर में कस्सी खुद को गिरफ्तार करवा देता है ताकि किसी को जिम्मेदार ठहराया जा सके। इस घटना से अंकल जॉन बहुत दुखी होते हैं। रोज ऑफ शेरन पूछती है कि कॉनी कहाँ है और अल बताता है कि उसने उसे नदी के पास देखा था। परिवार कैंप छोड़ देता है। पास के शहर में भीड़ उन्हें ओकीज होने के कारण अंदर नहीं आने देती। टॉम गुस्से में है, लेकिन माँ जोड उसे याद दिलाती है कि एक अलग समय आने वाला है। चैप्टर 21। माइग्रेंट्स जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके खिलाफ हॉस्टिलिटी उन्हें बदल देती है और उन्हें एकजुट कर देती है। संपत्ति मालिक माइग्रेंट्स की भूख से डरते हैं। कैलिफोर्निया के स्थानीय लोग हथियारबंद बैंड बनाते हैं ताकि ओकीज को डरा धमका कर नियंत्रण में रखा जा सके। बड़े खेतों के मालिक छोटे किसानों को बाहर कर देते हैं, जिससे गरीब लोग और गरीब हो जाते हैं और अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाते। चैप्टर 22। रात में जोड परिवार बीड पैच कैंप पहुंचता है। यह एक अच्छी सरकारी सुविधा है जहां प्रवासी लोग खुद अपने कैंप का प्रबंधन करते हैं और भ्रष्ट पुलिस वालों के अत्याचारों से बचते हैं। कैंप में साफ सफाई, काम करने वाले शौचालय और स्नानघर सब मौजूद हैं। सुबह टाउन जागता है और टिमोथी और बिल्की वॉलेस से मिलता है, जो उसे नाश्ते के लिए बुलाते हैं और अपने खेत पर नौकरी दिलवाने ले जाते हैं। खेत में मालिक मिस्टर थॉमस बताते हैं कि किसान संघ मजदूरों को केवल 25 सेंट प्रति घंटा देने की मांग करता है। वे जानते हैं कि मजदूर ज्यादा वेतन के हकदार हैं, लेकिन ज्यादा देने पर अशांति फैल जाएगी। मिस्टर थॉमस बताते हैं कि किसान संघ को सरकारी कैंप पसंद नहीं है। वे इसे रेड कम्युनिस्टों से भरा मानते हैं। संघ शनिवार रात को कैंप में उग्रवाद फैलाने के लिए लोगों को भेजने की योजना बना रहा है ताकि पुलिस आकर मजदूर नेताओं को गिरफ्तार करे और प्रवासियों को निकाल दे। कैंप में बाकी लोग काम ढूंढने जाते हैं। जिम रॉली, कैंप मैनेजर, मां से मिलता है और उसकी दया से मां को इंसानियत की अनुभूति होती है। एक धार्मिक कट्टर महिला मिसेस सैंड्री रोज ऑफ शेरिंग को चेतावनी देती हैं कि कैंप में नाच गाना पाप है और पापियों के बच्चों के बारे में डरावनी बातें कहती हैं। कैंप की लेडीज कमिटी मां और रोज ऑफ शेरिंग को नियम समझाती हैं। टॉम की नौकरी लग जाती है, इसलिए मां उम्मीद बनाए रखती है। चैप्टर 23। जब लोग काम नहीं कर रहे होते या काम ढूंढ नहीं रहे होते, वे संगीत बजाते और लोक कथाएं सुनाते हैं। अगर पैसे हो तो शराब खरीदते हैं और कुछ समय के लिए उनके दुख भूलने में मदद करती है। धर्मगुरु पाप और बुराई के बारे में कठोर प्रवचन देते हैं और लोगों को झुकने पर मजबूर करते हैं। वे सामूहिक बपतिस्मा भी कराते हैं। यही वे तरीके हैं जिनसे प्रवासी दुख और संकट से थोड़ी राहत पाते हैं। चैप्टर 24। कैंप में नृत्य की रात होती है। वह रात जिस दिन किसान संघ दंगे कराना और कैंप बंद करवाना चाहता है। एज़रा हस्टन कैंप समिति के अध्यक्ष हैं। वह 20 पुरुषों को नियुक्त करता है ताकि वे उग्रवादी लोगों पर नजर रखें। रोज ऑफ शेरन नृत्य में जाती है,
लेकिन अपने बच्चे के लिए नाचने से मना कर देती है क्योंकि वह प्रेग्नेंट है। जैसे ही संगीत शुरू होता है, टॉम और अन्य पुरुष 3 संदिग्ध लोगों को देखते हैं। जब उनमें से एक आदमी झगड़ा शुरू करता है तो पुरुष उन्हें पकड़कर कैंप से बाहर कर देते हैं। बाहर जाते समय वे बताते हैं कि उन्हें दंगा शुरू करने के लिए अच्छी रकम मिली थी। रात में एक आदमी पहाड़ी लोगों की कहानी सुनाता है जिन्हें रबर कंपनी में सस्ती मजदूरी के लिए लाया गया था। जब वे यूनियन बनाने लगे तो शहरवासी उन्हें शहर से निकालने में एकजुट हो गए। बाद में 5000 पहाड़ी पुरुष राइफल लेकर शहर के बीच से मार्च करते हैं। इस मार्च ने उन्हें एक ताकतवर संदेश दिया। इसके बाद शहरवासियों और मजदूरों के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ। चैप्टर 25। कैलिफोर्निया में बसंत सुंदर है, लेकिन छोटे स्थानीय किसान बड़े मालिकों के सामने बर्बाद होने की कगार पर हैं। बड़े मालिक पूरी इंडस्ट्री पर काबिज हैं। छोटे किसान उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते और उनकी फसलें सूख जाती हैं। कर्ज बढ़ जाता है, अंगूर की शराब खराब हो जाती है और गुस्सा और नाराजगी पूरे क्षेत्र में फैलती है। लेखक कहता है कि लोगों की आत्मा में क्रोध के अंगूर बढ़ रहे हैं और भारी होकर पकने के लिए तैयार हो गए हैं। चैप्टर 26। करीब 1 महीने सरकारी कैंप में रहने के बाद जोड परिवार का राशन खत्म होने लगता है और काम भी कम मिल रहा है। माँ जोड अगले दिन कैंप छोड़ने का फैसला करती है। वे तैयारी करते हैं और दोस्तों से विदाई लेते हैं। ट्रक का टायर पंचर हो जाता है। टायर ठीक करते समय एक आदमी मिठाइयाँ और गहनों के साथ आता है और बताता है कि पेच का काम 35 मील दूर मिल सकता है। परिवार वहां जाता है और देखता है कि रास्तों पर कारें जाम लगा दी हैं और लोग गुस्से में चीख रहे हैं। वे केवल 5 सेंट्स प्रति डब्बा के हिसाब से भुगतान पा रहे हैं। भूख से मजबूर होकर परिवार यह काम करता है। दिन भर मेहनत के बावजूद उनकी कमाई केवल $1 होती है। पूरी कमाई रात के खाने में खर्च करनी पड़ती है और फिर भी वे भूखे रहते हैं। शाम को टॉम रास्ते पर परेशानी देखने जाता है और एक तंबू में जिम कैसी को पाता है। उससे मुलाकात हो जाती है। कैसी जेल से छूटने के बाद प्रवासी किसानों को संगठित कर रहा है। वह बताता है कि पेच जो जगह है वहां के मालिक ने मजदूरी घटाकर 2.5 सेंट कर दी, इसलिए मजदूरों ने हड़ताल कर दी है। मालिक ने नए मजदूर रख लिए हैं, लेकिन जल्दी ही उनकी मजदूरी भी घटा दी जाएगी। 2 पुलिस वाले आते हैं और कैसी को कम्युनिस्ट कहकर पकड़ना चाहते हैं। जैसे ही कैसी बच्चों के लिए मजदूरों की मदद करने की बात करता है, एक पुलिस वाला उसके सिर पर हमला कर देता है। टॉम गुस्से में आकर हमलावर को मार देता है, लेकिन खुद भी घायल हो जाता है। वह भागकर अपने परिवार के पास लौटता है। सुबह जब परिवार उसकी चोटें देखता है तो टॉम उन्हें परेशानी में डालने से बचने के लिए जाने की पेशकश करता है, लेकिन माँ जोड उसे रहने देती है। परिवार पेच के खेत छोड़कर कॉटन सूत की फसल का काम करने में लग जाता है। टॉम अपने घाव के कारण किसी शख्स से बचने के लिए नहर में छिप जाता है और परिवार उसे खाना वहां पहुंचाता रहता है। चैप्टर 27। कॉटन खेतों में काम के विज्ञापन हर जगह दिखाई देते हैं। मजदूरी ठीक है, लेकिन जिनके पास कपास निकालने के बैग नहीं हैं, उन्हें उसे उधार लेकर खरीदना पड़ता है। बहुत सारे मजदूर होने के कारण कुछ लोग अपने बैग के लिए भी पर्याप्त काम नहीं कर पा रहे हैं कि वो बैग खरीद सकें। कुछ मालिक बेईमान हैं और कॉटन तोलने वाले तराजू में धोखा करते हैं। इसके खिलाफ प्रवासी मजदूर अक्सर अपने बैग में पत्थर डालते हैं ताकि उनके साथ धोखा ना हो सके। जितना वजन मालिक घटाएं, उतना उन पत्थरों से बढ़ जाए। चैप्टर 28।
जोड परिवार को कॉटन खेतों में रहने के लिए एक बॉक्स कार मिलती है, लेकिन उन्हें इसे वैनराइट परिवार के साथ साझा करना पड़ता है। जल्द ही वे पर्याप्त पैसे कमाने लगते हैं और खाना और कपड़े आसानी से खरीद पाते हैं। माँ जोड अपनी बेटियों रूथी और विनफील्ड के लिए क्रैकर जैक कैंडी लाती है। एक और लड़की जो रूथी से ईर्ष्या करती है, झगड़ा करती है। रूथी गुस्से में कहती है कि उसका बड़ा भाई 2 लोगों को मार चुका है और अब छिपा हुआ है। माँ तुरंत जंगल में जाकर टॉम को चेतावनी देती है कि उसकी पहचान उजागर हो गई है और उससे बचने के लिए यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि उसकी पहचान और छिपे रहने का स्थान उसकी बहन ने साथ वालों को बता दिया है। टॉम अपनी माँ से जिम कैसी की सीख साझा करता है कि हर इंसान की आत्मा एक बड़ी आत्मा का हिस्सा है। वह कहता है कि अब वह लोगों को संगठित करने का काम करेगा ताकि अपनी आत्मा को उस बड़ी आत्मा से जोड़ सके। इसके बाद एक छोटे खेत के मालिक माँ को बताते हैं कि उसे मजदूर चाहिए। परिवार खुशी खुशी काम करने जाता है। अल और एग्रिस वैनराइट की शादी का ऐलान करते हैं। अगले दिन इतनी अधिक मजदूरों के आने से पूरा काम सुबह तक समाप्त हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। चैप्टर 29। बारिश बहुत तेज होती है और खेतों में कोई काम नहीं हो सकता। बारिश के कारण नदियां उफान पर आ जाती हैं और गाड़ियां कीचड़ में बह जाती हैं। पुरुषों को खाना मांगना और चुराना पड़ता है। महिलाएं उन्हें डरते हुए देखती हैं, लेकिन फिर उनका डर गुस्से में बदल जाता है। महिलाएं जानती हैं कि जब तक पुरुष अपना गुस्सा बनाए रखेंगे वे मजबूत रहेंगे। चैप्टर 30। ये इस कहानी का अंतिम चैप्टर है। बारिश लगातार पड़ती रहती है। तीसरे दिन भी आसमान साफ नहीं होता। रोज ऑफ शेरन, जो घर की बेटी है, जो प्रेग्नेंट है, बीमार और बुखार में बच्चे को जन्म देती है। उसका ट्रक पानी में डूब गया है, इसलिए परिवार को बॉक्स कार में ही रहना पड़ता है। पापा की मदद से पुरुषों ने एक अस्थायी बांध बनाने की कोशिश की ताकि पानी का बहाव उनके घर की तरफ, उनकी कार की तरफ न आ सके, लेकिन एक उखड़ा हुआ पेड़ उस बांध को तोड़ देता है। पापा जब बॉक्स कार में लौटते हैं तो मिसेस वैनराइट बताती हैं कि रोज ऑफ शेरन को बच्चा मृत पैदा हुआ है, मरा हुआ पैदा हुआ है। परिवार अंकल जॉन को बच्चे को दफनाने के लिए भेजता है। वह बच्चे को स्प्रिंग पानी की धारा में ही छोड़ देते हैं। बारिश जारी रहती है। पापा परिवार के अंतिम पैसे खाने पर खर्चा करते हैं। अब परिवार के पास कोई भी पैसा नहीं बचा है। छठे दिन बाढ़ बॉक्स कार में आने लगती है जिसमें वो छुपे हुए हैं और मां निर्णय लेती है कि अब परिवार को सुरक्षित जमीन ढूंढनी होगी। अल वैनराइट्स के साथ रहने का निर्णय करता है। बाकी लोग पैदल चलते हैं और एक खलिहान पाते हैं जो ऊंचाई पर है। जब वे वहां खलिहान में पहुंचते हैं तो वहां वे एक मरते हुए आदमी और उसके बेटे से मिलते हैं। बेटा बताता है कि वह आदमी 6 दिन से भूखा है, लेकिन बेटे के लिए खाना देता रहा। मां रोज ऑफ शेरन की ओर देखती है, अपनी बेटी की तरफ, जिसका बेटा अभी मृत पैदा हुआ था, जिसको पानी में दफना कर वह लोग वहां पहुंचे हैं। रोज ऑफ शेरन तुरंत समझ